Good morning everyone. Welcome to all of you. This is पूजा। जैसा कि हमने कहा था कि संडे को इस बार हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, कि अभी तक हमने जो भी थ्योरी फॉर्म में पढ़ा है उस थ्योरी से हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं MCQs क्वेश्चंस। ठीक है, MCQ लेकर आए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने जो भी थ्योरी फॉर्म में चीज़ें पढ़ी हैं वहाँ से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हम 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और इन 20 क्वेश्चंस की आज हम रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि हमसे कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं। क्वेश्चन लगाने से क्या होता है कि आप अपने स्टडी के लेवल को भी चेक कर सकते हैं कि हमने अभी तक चीज़ों को कितना सीखा है या कितने में क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ, है ना। बहुत बार हम क्या करते हैं, थ्योरी फॉर्म को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं बट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। ये आपका आज टेस्ट 1 है। मैं कोशिश करूँगी कि एवरी संडे आपसे प्रैक्टिस सेट करवाएं, है ना। एवरी संडे को आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिन्हें आपको खुद करना है, जिससे कि आप एनालाइज कर सकें कि आपने कितना सीखा है। तो सभी स्टूडेंट्स से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग नोट बुक और पेन ले लीजिए, जिससे आप अपने आंसर को वहाँ राइट डाउन करना, फिर देखना कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन कर पाए हो और कितना ज़रूरी है कि आप एनालाइज करना कितना ज़रूरी है। इससे ये पता चलेगा कि आपकी स्टडी का लेवल क्या है, आप कितना अच्छे से लर्न कर पा रहे हो, है ना, कितनी चीज़ें आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स होते हैं प्रैक्टिस सेट के, आप सभी लोग जानते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी आज हम संडे प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं वो हम वही उसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, लास्ट वीक में अभी तक जो भी हमने पढ़ाया है वहीं से हमने सारे क्वेश्चंस लिए हैं। कल ही हम लोग पढ़ रहे थे सेल यूनिट ऑफ द लाइफ, है ना। कई दिनों से हम लोग सेल यूनिट ऑफ द लाइफ वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं 1 बाय 1 करके। तो वहीं से हमने क्वेश्चन लिए हैं आपके सेल यूनिट ऑफ द लाइफ वाले चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज फर्स्ट टाइम क्वाइंड बाई। जो हमारे पास सेल्स है ना, इसको सराउंड किए हुए है मेम्ब्रेन, जिससे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना, जिससे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन टर्म है, ठीक है, जो ये सेल मेम्ब्रेन टर्म है, इस सेल मेम्ब्रेन टर्म को किस साइंटिस्ट ने सबसे फर्स्ट टाइम दिया था, तो वो है फ्लेमिंग या फिर नेगली क्रॉमर, नेगली एंड क्रॉमर, या फिर रॉबर्ट हुक या फिर रॉबर्टसन। ठीक है, तो आप अपने आंसर को राइट करेंगे, है ना, आप अपने आंसर को राइट डाउन करेंगे, देन आफ्टर आप आंसर को मैच करेंगे। ठीक है, आई होप आपने अपने क्वेश्चन को राइट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना। बस आपको अपने आंसर मिलाते चलना है जो हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे इसका आंसर देने की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सेकेंड, दैट इज नेगेली एंड क्रॉमर ने सेल मेम्ब्रेन टर्म को दिया था। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनली विदाउट मेम्ब्रेन। जब हम आपको यूकैरियोटिक सेल पढ़ा रहे थे तब वहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड एंड विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड एयर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है ना। हमने पढ़ाया था आपको कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज भी प्रेजेंट होती हैं और नॉन मेम्ब्रेनस या फिर अमेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज भी प्रेजेंट होती हैं।
तो आपको यहाँ से बताना है कि ऐसी वो कौन सी ऑर्गेनली है जिसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी। आप बताने की कोशिश करेंगे कि किसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, राइबोसोम। जो राइबोसोम है ये साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड इसके साथ साथ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सरफेस से अटैच होते हैं। ठीक है, तो जो राइबोसोम है ये क्या है, माइक्रोसोम्स या एक माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो इनके पास क्या होती है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड, दैट इज राइबोसोम। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर्स प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होती है। वैक्यूल्स, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स या फिर माइक्रोबॉडीज। आप ट्राई करेंगे आंसर देने की, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल्स। जो सेंट्रियोल्स है ये ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, ये केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। वैक्यूल्स ये तो प्लांट सेल में एज वेल एज एनिमल सेल में भी है। साइटोस्केलेटन दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल में है, इसके साथ साथ माइक्रोबॉडीज़ भी दोनों में प्रेजेंट है ना। माइक्रोबॉडीज़ लाइक प्रैक्सिसोम, ग्लैक्सिसोम, है ना। तो ये दोनों टाइप की सेल्स में प्रेजेंट है। बट जो सेंट्रियोल है ये ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल मेड अप ऑफ। चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल की हो, ठीक है, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल की हो या फिर वो एनिमल सेल की हो या फिर प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, सभी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। ये तो हमारे पास प्लांट सेल में सेल वॉल है, ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल है, और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड ये क्या है, वैक्यूल्स है, जो कि प्लांट सेल का 90% पार्ट को ऑक्यूपाई करके रखती है। ठीक है, तो ये तो वैक्यूल्स है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, ग्लाइकोलिपिड्स की या फिर फास्फोलिपिड्स की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ फास्फोलिपिड्स। ठीक है, हर एक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, जो कि फास्फोलिपिड बाई लेयर होती है। इसमें जो मोस्ट कॉमन होती है फास्फोलिपिड वो होती है लेसिथिन। ठीक है, वो क्या होती है, लेसिथिन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द लाइफ स्पॉन। ठीक है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पॉन ऑफ ह्यूमन एर्थ्रोसाइट्स। एर्थ्रोसाइट्स मीन्स रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पॉन कितनी है ह्यूमन सेल में, 180 डेज, 140 डेज, 120 डेज या फिर 130 डेज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 डेज। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 डेज। 120 डेज के आफ्टर आरबीसी क्या हो जाती हैं, ये डेड हो जाती हैं, इनकी लाइफ स्पॉन ख़त्म हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ डिस्कवर्ड सेल। अगर यहाँ पे नॉर्मली आपसे पूछा गया है कि सेल की डिस्कवरी किसने किया था, ठीक है, सेल को किसने खोजा था, तो यहाँ पर नॉर्मली आप बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता कि
लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया है, तब आप वहाँ बताते A.V. एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी। वो लिविंग सेल क्या थी, बैसिलस बैक्टीरिया थी। ठीक है, वो बैक्टीरियल सेल थी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज फर्स्ट गिवन बाय। सेंट्रल डोगमा क्या था, डीएनए से, है ना, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा था जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। एंड इसी डीएनए से जो हमारे पास कॉपी डीएनए है उससे मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है ना, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एंड इसी मैसेंजर आरएनए से इसके पास जेनेटिकली इंफॉर्मेशन होती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोटीन बनने का एक सीक्वेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनने का जो ये सीक्वेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा कहते हैं। तो सेंट्रल डोगमा को सबसे फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था, डार्विन ने, क्रिक ने, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने, या फिर थियोफ्रेस्टस ने। आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर, जो सेंट्रल डोगमा है इसकी को फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था, दैट इज क्रिक ने। ठीक है, अगर टेमिन एंड बाल्टीमोर की बात करें तो इन्होंने रिवर्स सेंट्रल डोगमा दिया था। ठीक है, दोनों सेंट्रल डोगमा एंड रिवर्स सेंट्रल डोगमा दोनों को ही हम लोग थ्योरी फॉर्म में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, अगर आपने सारी वीडियोस को अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आपसे सारे क्वेश्चन लग रहे होंगे, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, किसकी बात हो रही है, नैग की, है ना, नैम एंड नैग की बात हो रही है यहाँ पर। तो नैम एंड नैग से किसकी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन है ये किसकी सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है, दैट इज बैक्टीरिया, है ना। ये किसकी सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है, बैक्टीरियल सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच सेल ऑर्गेनली आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसी कौन सी ऑर्गेनली है जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम, है ना, क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम। इसके साथ साथ कुछ जो अग्रेन्युलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है ना। तो यहाँ पर ये आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। अग्रेन्युलर यानी कि यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट है, और जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है इससे हम क्या कह रहे थे, ग्रेनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे कौन सी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है, दैट इज राइबोसोम, जो कैसी है, विदाउट मेम्ब्रेनस है या फिर मेम्ब्रेनस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज
which organelle called as cell within cell। जब सेल ऑर्गेनलीज पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि ऐसी एक ऑर्गेनली है जिसे हम सेल विथिन सेल कहते हैं, यानी कि सेल के अंदर सेल। तो वो ऑर्गेनली सेल की तरह फंक्शन को परफॉर्म कर रही होगी, है ना। वो ऑर्गेनली एक सेल की तरह बिहेव कर रही होगी, सेल की तरह फंक्शन को परफॉर्म कर रही होगी, तभी तो उसे कहेंगे सेल विथ इन सेल। यानी कि ऑर्गेनलीज भी है और वो सेल के अंदर प्रेजेंट है और वो खुद भी सेल की तरह फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। तो वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर प्लास्टिड है, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ देम। तो अब बताएंगे कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर दैट इज ए एंड बी बोथ, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैं ये दोनों ही ऑर्गेनली कैसी हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलीज हैं। इनके पास अपना खुद का सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है ना। एंड इनके पास 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है, जिससे कि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन खुद कर सकते हैं। कुछ अमाउंट में ये अपने उन सभी फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं जो एक सेल परफॉर्म करती है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड को सेल विथ इन सेल कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज when many ribosome bind into messenger RNA during protein synthesis, this condition known as। very important question है ना, very important question। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, mRNA है। इस mRNA से आकर बहुत सारे यहाँ पर राइबोसोम बाइंड कर लेते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन सिंथेसिस होना है तब मैसेंजर आरएनए से mRNA से जब बहुत सारे राइबोसोम आकर बाइंड कर लेते हैं तब इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीसोम, मोनोसोम, बोथ या फिर नन ऑफ देम। तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो क्या कहेंगे इसे, पॉलीसोम कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, पॉलीसोम कहेंगे। मोनोसोम कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जो पॉलीसोम कंडीशन है ये किस सेल में हमको देखने को मिलती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था जब हम राइबोसोम के बारे में पढ़ रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हु इज डिस्कवर्ड राइबोसोम। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, निगेली ने, प्लाडे ने, रॉबर्ट कोच या फिर जैक्यू प्लॉ ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज प्लाडे। जो प्लाडे थे इन्होंने राइबोसोम की डिस्कवरी किया था, राइबोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट इज द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय। माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है इसको किसने दिया था, फ्लेमिंग एंड अल्टमान ने, सी वेंडा ने या फिर जूलियन हक्सले ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज सी वेंडा, है ना। फ्लेमिंग एंड अल्टमान ने तो माइटोकॉन्ड्रिया पे डिटेल में स्टडी किया था, है ना। तो फ्लेमिंग एंड अल्टमान को इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, बट टर्म की बात करें तो सी वेंडा ने दिया था। ओके। नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया हैज़। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड 70S टाइप राइबोसोम, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 80S टाइप राइबोसोम, लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड 80S टाइप राइबोसोम, या फिर ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए।
आप बताएंगे मुझे इसमें से कौन सा आंसर सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है? अगर आपने इंडो सिम्बायोंट थ्योरी वाली क्लास को अच्छे से पढ़ा है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज के बारे में अच्छे से पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। जो यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है वो कैसा है? सर्कुलर है एंड इसके साथ साथ डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। और यहाँ पर 70S टाइप के आपको राइबोसोम देखने को मिलते हैं। क्लियर? 15 जीन्स मेडअप ऑफ डीएनए, है ना। जीन्स किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, किसने प्रूफ किया? हार्से एंड चेस ने, ग्रिफ्थ ने, क्रिक या फिर स्लाइडन ने। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज हार्से एंड चेस ने, जिन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? बैक्टीरियोफेज, है ना, बैक्टीरियोफेज एंड ई कोलाई, ठीक है। बैक्टीरियोफेज एंड ई कोलाई पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और यही आपका जब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, इस बात पे जब डिस्कवरी हो रही थी, उस समय हार्से एंड चेस ने अपना एक फाइनल एक्सपेरिमेंट दिया था, जिसको सभी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया था। और यही आज एक्सेप्टेबल भी है एक्सपेरिमेंट इनका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज़ हार्से एंड चेस ने बताया कि जो जीन्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर जो यहाँ पर ऐसे जीन्स होते हैं, जीन्स प्रेजेंट हैं, ये एक्चुअल में किससे बने हुए हैं? डीएनए से बने होते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। द टर्म डिक्टियोसोम इन प्लांट वॉज फर्स्ट गिवन बाई प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती है ना। प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है, इसको क्या कहते हैं? प्लांट के केस में गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? दैट इज डिक्टियोसोम, है ना। तो इस डिक्टियोसोम टर्म को किसने दिया था प्लांट के केस में? हॉफमिस्टर, डार्विन, पेरोनिटो ने या फिर कार्ल कोरेंस ने, ठीक है। यहाँ पर आप स्पेलिंग सही कर ले, कार्ल कोरेंस ने। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पेरोनिटो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल मैट्रिक्स। सपोज आपके पास ये एक एनिमल सेल है, ठीक है, यहाँ पर आपका ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। और ये क्या है? सेल का पूरा साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पर और बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है एंड यहीं पर माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह प्रेजेंट हैं जो सेल का साइटोस्केलेटन बनाएंगे। तो जो ये सेल का जो मैट्रिक्स है ना, जो सेल का ये मैट्रिक्स है, जो ये फ्लूइड है, इसमें सबसे अबंडेंट कौन सा मॉलिक्यूल्स है? ठीक है, मोस्ट अबंडेंट कौन सा कंपोनेंट है? वाटर, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट्स। प्लीज़ करेक्ट दिस स्पेलिंग। यहाँ पर टाइपिंग एरर के कारण कुछ स्पेलिंग्स जो हैं उनमें मिस्टेक होगी, कुछ स्पेलिंग्स में मिस्टेक हुई है, तो आप प्लीज़ आप अपने हैंड से करेक्ट कर लें, ठीक है। वाटर मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में, या फिर फास्फोरस प्रेजेंट होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर प्रोटीन। तो इनमें से सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन है? दैट इज आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वाटर, ठीक है, वाटर। जब हम आपको कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा रहे थे कि सेल मैट्रिक्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से मोस्ट अबंडेंट होते हैं, तो हमने आपको बताया था कि आप याद रखेंगे
HP नकली से, है ना, HP नकली से, HP नकली से याद रखने को बताया था। तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये सबसे ज़्यादा होता है, देन आफ्टर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, देन आफ्टर कार्बोहाइड्रेट, देन आफ्टर लिपिड्स, ओके, और आयंस, ठीक है, उसके बाद आपके आ जाएंगे आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिंग अबाउट इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज। वो सेल ऑर्गेनेलिज बताइए जो सेल का इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर सकती है ना। न्यूक्लियोलस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम क्या है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स थी इसी की जो कुछ वेसिकल्स थी, ठीक है, जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं, यही क्या बनाते हैं, लाइसोसोम बनाते हैं, है ना। इनमें क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, और इन्हीं को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। तो इनका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, गोल्जी बॉडी से हो रहा है, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम में ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जब भी ये प्राइमरी लाइसोसोम पैथोजन पार्टिकल्स के या फिर जिस भी पार्ट्स को इन्हें डाइजेस्ट करना होता है उसके जब ये कांटेक्ट में आते हैं, जब उसे इंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, उस पार्टिकल्स को जब ये इंगल्फ कर लेते हैं तब इनके अंदर के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम के पीएच की बात करें, ठीक है, तो इनका पीएच कितना होता है, इनका पीएच 5.6 होता है, ठीक है, इनका पीएच 5.6 होता है, यानी कि ये एसिडिक कंडीशन में ही वर्क करते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इन द सेल इज डन बाय। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस सेल की कौन सी ऑर्गेनेलिज करती है ना। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस सेल की कौन सी ऑर्गेनेलिज करती है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ग्रेनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, या फिर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ग्रेनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, वैक्यूल्स, या फिर गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी है, यहाँ पर तो प्रोटीन्स का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है ना। यहाँ पर तो ग्लाइकोसाइलेशन होता है। जो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन या फिर लिपिड का जो भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का इनका जो फॉर्मेशन करते हैं, इनका मॉडिफिकेशन गोल्जी बॉडी में होता है ना, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि वो कौन सी ऑर्गेनेलिज जो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करवाती है, ठीक है, तो कौन सी करवाएगी, सिंपल सी बात, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का, है ना, ट्रांसपोर्टरी प्रोटीन का, इसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स का। लेकिन जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड का, है ना, लिपिड का एंड ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन दैट इज व्हिच इज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एग्जिस्ट विथआउट सेल वॉल। आपको ऐसी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल के बारे में बताना है, ठीक है, जिसके पास क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है ना, जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, ओनली क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। वो सेल क्या हो सकती है, डायलेस्टर, जो कि क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल है, वायरस, या फिर माइकोप्लाज्मा, या फिर PPLO, या फिर प्लांट सेल। तो जो डायलेस्टर है ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के पास तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है
है ना। बैक्टीरिया के पास तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये स्मॉलेस्ट तो है बट इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। वायरस ये तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक है। एंड प्लांट सेल, इसके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है ना, इसके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा या फिर जिसे PPLO भी कहते हैं। क्लियर। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, है ना, जोकर ऑफ बायोलॉजी या फिर जोकर ऑफ सेल, हाँ, इसका एक और भी नाम है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, तो ये अपने जो इसका सेल का स्ट्रक्चर से उसको ये चेंज कर लेता है। क्लियर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। इस वीडियो में आज हम आपके लिए संडे प्रैक्टिस में 20 क्वेश्चंस लेकर आए थे, जिन्हें हम लोगों ने डिटेल में अच्छे से उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आई होप आपने भी सभी क्वेश्चंस को राइट डाउन किया होगा और उनके आंसर्स आपने नोट किए होंगे, है ना। तो यहाँ से आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं कि 20 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं, है ना, 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा गया है। ओके, तो फिर नेक्स्ट संडे को फिर से हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे 20 और प्रैक्टिस करेंगे जो भी इस वीक में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, टीचर की मेहनत लगी है, आपके लिए एक अच्छा सा नोट्स बनाते हैं, टू द पॉइंट चीज़ें, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही, आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो रही है, आप यहाँ से चीज़ें सीख पा रहे हैं, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।